हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो बहुत दिनों बाद फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूं। ये जो चैप्टर है हमारा फाइनेंस बुक की थर्ड चैप्टर यानी कि फर्स्ट यूनिट की थर्ड चैप्टर है, जिसका नाम है क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एचएस सेकेंड ईयर के लिए ये वीडियो है। वीडियो को पूरा देखना, और अगर बाकी दो चैप्टर्स नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक दे रखा है, उसको पहले जाकर चेकआउट जरूर करना, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे मोस्ट चीज इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की जो ना वो क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको क्रिएट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कमर्शियल बैंक। देखो, सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई ये बहुत इंपॉर्टेंट और अहम रोल प्ले करता है। ये मैनेज करता है हमारे रिजर्व बैंक को, यानी कि जो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम है उसको मैनेज करता है। इन्फ्लेशन हो गया या फिर डिफ्लेशन हो गया, दोनों को ही प्रॉपर्ली मैनेज करता है ताकि देश की अर्थव्यवस्था जो है वो अच्छी तरीके से चलते रहे। देखो, मनी पावर यानी कि पैसे में इतना पावर है कि वो इकोनॉमी को बहुत अच्छी बना सकता है अगर क्रेडिट सिस्टम अच्छा हो तो, और एक बहुत खराब इकोनॉमी भी बना सकता है, जैसे कि वेनेजुएला और अर्जेंटीना के साथ हुआ, अगर हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी और जो क्रेडिट पॉलिसी है वो अच्छा नहीं हुआ तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे थीम क्या है यहाँ पे। जैसे कि हम लोग को पता ही है कि कमर्शियल बैंक का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। भले ही आरबीआई पॉलिसीज बनाता है, लेकिन आरबीआई जो है ना थ्रू द कमर्शियल बैंक बहुत सारे कामों को करवाता है। तो कमर्शियल बैंक जो है ना वो क्रेडिट लेंड करते हैं, किनको, नॉर्मल पब्लिक्स वगैरह लोग को लेंड करते हैं। इनके पास पावर है कि ये जो है ना क्रेडिट क्रिएशन कर सके। देखो, मनी अगर इकोनॉमी में चाहिए तो पुश करना पड़ता है, मनी इकोनॉमी से बाहर निकालना है तो निकालना भी हमें आना चाहिए, यानी कि आरबीआई को आना चाहिए कि किस तरीके से। तो उन्हीं सारे सारे टेक्निक्स वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेंट्रल बैंक का ये एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कह लो, कि किसी भी हालत में हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अच्छे से अच्छा बनाया जा सके। तो हम लोग इसमें मेथड्स को पढ़ेंगे, लेकिन मेथड्स को पढ़ने से पहले हमें ये याद रखना होगा कि इंपॉर्टेंस क्या है या फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है क्रेडिट कंट्रोल का। तो सबसे पहली बात तो ये है, हम लोगों को सबसे पहला तो स्टेबिलिटी रखना है इंटरनल प्राइस में। यानी कि इंटरनल प्राइस यानी कि देश के अंदर चाहे कंज्यूमर गुड आइटम्स हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स हो, चाहे कोई भी किसी भी तरीके के, चाहे ना चावल दाल किसी चीज़ की भी जो रेट हो एक तरीके से उसको स्टेब्लिश यानी कि एकदम स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, एक्सचेंज रेट, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है यानी कि जो हम लोग विदेशों से जो व्यापार करते हैं उसको भी एकदम स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, जो मनी मार्केट है, आप लोगों को पता ही होगा दो तरीके के मार्केट होते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में से मनी मार्केट को स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है। और चौथी बात जो है, हमारा हमारा जो एक बिजनेस साइकिल है जिसमें इन्फ्लेशन और डिप्रेशन आता है, उनको क्रेडिट कंट्रोल करके रखना बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ हमारा इनकम हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो थ्रू आउट द कंट्री, ये सब सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। जितने भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं इकोनॉमी में वो पूरे हो, ना ही कि नॉर्मल टाइम में, लेकिन वार के टाइम में, इमरजेंसी के टाइम में, कोविड वगैरह दौरान के टाइम में, कोई भी इमरजेंसी के दौरान वो पूरे होने चाहिए। एक लंबा इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री फॉर लंबा फॉर ए लॉन्ग टर्म ऑफ पीरियड ये होना चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन से मेथड से हम लोग को इस चैप्टर्स में पढ़ने हैं। तो सबसे पहली बात तो समझ लो कि जो मेथड्स है वो दो भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया हमारा क्वांटिटेटिव मेथड्स और दूसरा हो गया हमारा क्वालिटेटिव मेथड्स। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स में हम लोग पढ़ेंगे बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो यानी कि सीआरआर जिसे हम लोग कहते हैं। फिर जाके हम लोग पढ़ेंगे एसएलआर जिसको हम लोग स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। क्वालिटेटिव तो में हम लोग को कम से कम 7-8 पॉइंट्स पढ़ने होंगे, जैसे कि रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, मार्जिन रिक्वायरमेंट जिसको हम लोग एमआर कहते हैं, फिर जाके रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट थ्रू कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स, पब्लिसिटी, मॉरल सुसेशन और डायरेक्ट एक्शन। इन सब को हम लोग पॉइंट वाइज एक एक करके हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बैंक रेट से। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंक रेट से। तो देखो, बैंक रेट का मतलब ये है तुम्हारा, ये ऐसा रेट है जिससे सेंट्रल बैंक जो है ना वो ग्रांट करते हैं लोन कमर्शियल बैंक को। देखो, आसान भाषा में पहले समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो आरबीआई, ठीक है, आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल बैंक को जो है ना लोन देता है कुछ एक परसेंटेज पे। तो उस परसेंटेज का बढ़ने से और घटने से क्या असर पड़ सकता है। अगर मान लो कि बैंक रेट बढ़ गया, अगर बैंक रेट क्या हो गया, बढ़ गया, तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मार्केट में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दूसरी बात है, अगर बैंक रेट घट जाता है, अगर बैंक रेट घट जाता है तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। इसको देखो आसान भाषा में समझो, ठीक है। ये मान लो कि आरबीआई है, ये मान लो कि कॉमर्शियल बैंक है। अब जब आरबीआई मान लो कि कोई भी लोन या फिर लैंडिंग्स जब कॉमर्शियल बैंक को देगा, मान लो कि 4% पे, तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, उसी पैसे को जो है ना वो पब्लिक्स तक पहुंचाएगा। कम से कम हो सकता है 6 से 8% के बीच में, क्योंकि सेम रेट पे तो वो देगा नहीं। तो इससे, और अगर यही 4% अगर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को 6% कर देता है यानी कि बढ़ा देता है,
तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, इसी परसेंटेज को क्या कर देगा, वो 8 से अब 10% कर देगा। यानी कि अब लोन जो है महंगा मिल रहा है लोगों के पास। अब जब लोन महंगा मिलने लगेगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन वही अगर ये 6% को आरबीआई 4% से घटा के 2% कर देता है तो कमर्शियल बैंक भी इसको कम कर देगा। तो कमर्शियल बैंक कितना परसेंट पे कर देगा, अब ये तुम्हारा हो सकता है 3% टू 4% कर दे। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से बैंक रेट को ना कम या फिर बढ़ा के मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है मार्केट्स में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है, आसान भाषा में समझो तो यानी कि यहाँ पे ना डायरेक्टली हम लोग बाई और सेल करते हैं सिक्योरिटीज को या फिर बिल्स ऑफ मनी को बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करता है, सिक्योरिटीज को बाई और सेल करता है ओपन मार्केट में, और उससे क्या होता है, पैसे के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। देखो मैं आसान भाषा में बताता हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पे अगर सेल करते हैं, अगर हम लोग सिक्योरिटीज को सेल करते हैं, जब सेल करेंगे तो क्या होगा, यानी कि जब हम लोग कोई भी सेल करेंगे तो आरबीआई के पास क्या आ जाएगा, आरबीआई के पास पैसा आ जाएगा, क्योंकि आरबीआई सेल कर रहा है ना, तो उसके बदले पे आरबीआई को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। यानी कि इकोनॉमी से पैसा बाहर निकल गया, यानी कि मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब आरबीआई परचेस कर लेता है, जब आरबीआई क्या कर लेता है, परचेस करता है, जब आरबीआई परचेस करेगा तो आरबीआई से पैसा क्या होगा, बाहर जाएगा। आरबीआई से पैसा बाहर जाना मतलब कॉमर्शियल बैंक और इकोनॉमी में पैसा जाना होता है। तो इस तरीके से जब भी इन्फ्लेशन हो, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई होता है। जब भी इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर जब इकोनॉमी महसूस कर रहा होता है, उस समय सेंट्रल बैंक क्या करता है, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज है उसको कमर्शियल बैंक के पास सेल कर देता है। ठीक है, उसको क्या कर देता है, सेल कर देता है। और जब सेल कर देगा, देखो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब मतलब किसी भी चीज़ का दाम बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है, और जब बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, सिक्योरिटीज को सेल कर देता है कमर्शियल बैंक के पास। तो कमर्शियल बैंक के पास जब सेल कर देगा तो आरबीआई के पास क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, है ना। और जब पैसा आ जाएगा तो यानी कि इकोनॉमी में पैसा कम हो जाएगा, और जब इकोनॉमी में पैसा कम हो जाता है तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे क्या होने लगता है, नीचे गिरने लगता है। उसी तरीके से डिफ्लेशनरी मेजर प्रेशर जब महसूस करने लगता है इकोनॉमी, यानी कि उस समय यानी कि हर एक चीज़ों का प्राइस जो है ना बहुत घट जाता है। तो देखो किसी भी चीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाना या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, दोनों में से कोई ही किसी भी सिनेरियो में ये अच्छा नहीं है इकोनॉमी के लिए। यानी कि प्राइस स्टेबल रहना चाहिए, ना ही बहुत बढ़ जाना चाहिए, ना ही बहुत घटना चाहिए। यानी कि डिफ्लेशनरी मेजर यानी कि यहाँ पे प्रेशर यानी कि समझ लो कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो उस समय क्या करेगा सेंट्रल बैंक, इस समय जो है ना सारे जो सिक्योरिटीज है उसको वो परचेस कर लेगा कमर्शियल बैंक से। जब कमर्शियल बैंक से परचेस कर लेगा तो यानी कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देगा, यानी कि कमर्शियल बैंक के पास अब ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा होगा ताकि वो जो है ना लोन के रूप में पब्लिक्स को दे सके। तो उस समय जो है ना वो इकोनॉमी में पैसा वापस आ जाएगा, और डिफ्लेशन जो है ना वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो महंगाई की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन से भी इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कैश रिजर्व रेशियो। अब ये कैश रिजर्व रेशियो क्या है, इसको भी आसान भाषा में समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो पॉइंट्स में ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बहुत हद तक इसको समझा के रखा ही था। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखो जो मिनिमम डिपॉजिट, मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट होता है, अमाउंट होता है जो कि कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखता है, यानी कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट वो आरबीआई के पास रखा जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं CRR। ठीक है, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। ये वेरी कर सकता है 3 से लेकर 15%, आगे चल के चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना यहाँ पे जब CRR बढ़ जाएगा, यानी कि परसेंटेज ऑफ जो जमा करने का डिपॉजिट है वो अगर बढ़ जाएगा, यानी समझ लो अगर 100 रुपया है, अगर 100 रुपया है, पहले अगर सरकार बोल रही थी कि 10% जमा करना है, तो आरबीआई के पास 90 रुपया, कमर्शियल बैंक के पास 90 रुपया बचा होता था ताकि वो लोन एडवांस कर सके। और अगर अब CRR को अगर बढ़ा दिया जाता है, यानी कि ये 10% से 20% कर दिया जाता है, तो क्या होगा अभी, अब कमर्शियल बैंक के पास 90 की जगह सिर्फ 80 रुपया ही होगा। तो ये 80 रुपया ही वो मार्केट में वो दे पाएगा, यानी कि कम पैसा होगा उसके पास, क्या हो जाएगा, कम पैसा हो जाएगा। जब कम पैसा हो जाएगा तो मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरीके से वाइस वर्सा, अगर CRR का रेट कम कर दिया जाए, यानी कि जो 10% था, ये जो 10% था, इस 10% को अगर 5% कर दिया जाए तो क्या होगा, अब कमर्शियल बैंक के पास कितने रुपीस होंगे, 95 रुपीस होगा। तो यानी कि पैसा ज़्यादा है, और जब पैसा ज़्यादा होगा तो यानी कि तुम्हारा आसानी से समझ लेंगे कि मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, आसानी से समझ लेंगे मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, इतना याद रखना है। ठीक है, तो यानी कि कमर्शियल बैंक के पास भी पैसा बढ़ गया और मनी सप्लाई भी क्या हो गया, बढ़ गया। उसके बाद देखते हैं स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो यहाँ पे क्या, ये भी ठीक वैसा ही है जैसे तुम्हारा CRR था, बस फर्क क्या है, यहाँ पे जो ना मिनिमम परसेंटेज कमर्शियल बैंक जो ना वो अपने पास ही मेंटेन रखता है, लिक्विडिटी इन द फॉर्म ऑफ कैश हो सकता है, गोल्ड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम केस अगर यानी कि SLR अगर बढ़ जाता है, अगर SLR बढ़ जाता है, यानी कि अगर कमर्शियल बैंक को अपने पास वो परसेंटेज जो है वो ज़्यादा रखना पड़े, अगर ज़्यादा रखना पड़े, यानी कि उसके पास अब लोन अमाउंट क्या होगा,
अब कम होगा, अब वो मतलब मान लो कि मार्केट में वो कम दे पाएगा, यानी कि मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। और अगर मान लो कि उसके पास अगर CLR, अगर यानी कि SLR, अगर SLR को अगर कम कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है परसेंटेज, यानी कि अगर जमा करने की जो राशि है अब वो कम कर दी जाएगी, तो उसके पास पैसा क्या होगा, अब उसके पास मनी अवेलेबल ज़्यादा होगा, है ना, मनी अवेलेबल क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब मनी अवेलेबल ज़्यादा होगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना वो मनी सप्लाई घटाया या फिर बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट समझ लेना क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड, है ना। तो हमारा क्वांटिटेटिव मेथड तो हो गया, अब हमारा हम लोग को पढ़ना है क्वांटिटेटिव मेथड। तो क्वालिटेटिव मेथड में ना एक और है जो कि आप लोगों के बुक में नहीं है, मैं आप लोगों को समझाया तो रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट के बारे में थोड़ा सा बताया। तो रेपो रेट का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि RBI जो है ना, अब RBI क्या करती है, RBI कॉमर्शियल बैंक को पैसा देती है कुछ एक परसेंटेज पे। अब आपको लगेगा कि सर ये तो बैंक रेट जैसे आपने पढ़ाया तो वैसा ही है, नहीं, बैंक रेट जैसा नहीं है। बैंक रेट में मैंने आपको कोलेट्रल के बारे में नहीं बताया था। यहाँ पे क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक को ना कोलेट्रल रखना पड़ता है, यानी कि कुछ गिरवी रखना पड़ता है शॉर्ट पीरियड के लिए, छोटे पीरियड के लिए। और जब RBI को, यानी कि यहाँ पे एक एग्रीमेंट किया जाता है और उस एग्रीमेंट को हम लोग रीपर्चेस एग्रीमेंट कहते हैं। यानी कि ये एग्रीमेंट ये कहता है कि जब समय आए तो RBI जो है ना वापस से दोबारा उन चीज़ों को क्या कर लेगी, खरीद लेगी या फिर बेच देगी एक तरीके से। ठीक है, यानी कि जब कॉमर्शियल बैंक चाहे तो वापस से दोबारा जो उसने डिपॉजिट किया था एज ए कोलेटरल, वो जो है ना वापस दोबारा कॉमर्शियल बैंक पैसा देके वापस ले लेगी। ठीक है, तो इस तरीके से समझो, अगर रेपो रेट बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, अगर रेपो रेट बढ़ जाता है, यानी कि जो रेट है, जो रेट परसेंटेज, यानी कि पहले मान लो कि कॉमर्शियल बैंक अगर 100 रुपया अगर लेती थी RBI से, अगर वो 4%, अगर 4% अगर मान लो कि मिल रही है, अब अगर मान लो कि वो 8% हो जाता है, क्या हो जाता है, 8% हो जाता है। तो जब 8% हो जाएगा तो इसका मतलब क्या, रेट बढ़ जाएगा। अब उसके पास, कमर्शियल बैंक के पास क्या होगा, पैसे कम होंगे। जब पैसे कम होंगे तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसी तरीके से मान लो कि ये 4% जो है वो घट के 2% हो जाएगा। तब तो ऑब्वियस सा बात है, कमर्शियल बैंक जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा वो लेना चाहेगा पैसा, और जब ज़्यादा से ज़्यादा लेना पैसा चाहेगा, यानी कि रेपो रेट घट जब जाता है तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले लेगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं रेपो रेट। उस ठीक इसी का उल्टा जो है ना वो रिजर्व रेपो रेट है। ठीक है, अब रिजर्व रेपो रेट का मतलब क्या है यहाँ पे मैं समझाता हूँ। ठीक है, रिजर्व रेपो रेट क्या है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, RBI जो है ना, अब कॉमर्शियल बैंक जो है जिस तरीके से लेती थी, पैसा लेती थी RBI से, अब कॉमर्शियल बैंक कभी कभी क्या करती है, RBI के पास डिपॉजिट कर देती है। जब डिपॉजिट कर देगी तो RBI जो है ना कुछ परसेंटेज कॉमर्शियल बैंक को देगी, यानी कि 100 रुपया मान लो कि कॉमर्शियल बैंक में जमा करवाया किसके पास, RBI के पास, तो RBI मान लो कि 4% मान लो कि इंटरेस्ट दे रही है। अब इंटरेस्ट दे रही है तो यानी कि हर 100 रुपये पे 4 रुपया मिल रहा है कॉमर्शियल बैंक को। अब अगर मान लो कि यही रेट अगर घट जाता है, ये रेट घट जाता है, तो कमर्शियल बैंक बोलेगा अरे 4% से अब 2% हो गया, यानी कि अब RBI के पास जो ना पैसा रखना कोई फायदेमंद नहीं रहा। तो ये जो ना पैसा वो क्या करेगी, वो निकाल के जो ना वो कहीं और किसी और को देगी। किसी और को मतलब क्या, पब्लिक को, इंडस्ट्रीज को, इनको बांटेगी एक तरीके से। तो वहां पे जो है ना उनको परसेंटेज ज़्यादा मिल जाएगा। यानी कि जब रिपो रेट कम हो जाता है तो कमर्शियल बैंक डिपॉजिट करना नहीं चाहता है, तो उससे क्या होता है, इकोनॉमी में पैसा जाता है ज़्यादा, मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाता है। वही अगर रिजर्व, है ना, रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ जाएगा तो जो है ना मनी सप्लाई घट जाता है, यानी कि कमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा RBI के पास रखना चाहता है, क्योंकि उसको अच्छी खासी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है। तो ये हो गया रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट। तो इसको जो है ना रिजर्व रेपो रेट को रिवर्स परचेस रेट भी कहा जाता है। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं हम लोग क्वालिटेटिव मेथड को। ठीक है, क्वालिटेटिव मेथड को हम लोग देखते हैं। तो क्वालिटेटिव, है ना, क्वालिटेटिव मेथड में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, पहले तो रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर क्रेडिट थ्रू डायरेक्टिव्स, पब्लिसिटी, मोरल डायरेक्ट, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग रेशनिंग ऑफ क्रेडिट ही देख लेते हैं, आसान भाषा में समझो इसको। ठीक है, यानी कि RBI क्या कर देती है, फिक्स कर देती है क्रेडिट कोटास, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कितना देना है पैसा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को कितना देना है, कंज्यूमर सेक्टर को कितना देना है, मीडियम सेक्टर को कितना देना है। इस तरीके से करके ना वो बिजनेस एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, यानी कि सीलिंग लगा देना होता है। RBI क्या करती है ना, ये मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना होगा किसी भी सेक्टर को, उसके ऊपर ना वो सीलिंग लगा देती है। तो इस तरीके से करके ना पैसे को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, मनी सप्लाई को RBI कंट्रोल करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, यानी कि पर्टिकुलर सेक्टर वाइज किसी भी चीज़ों को कंट्रोल करना, किसके पास कितना एलोकेशन जाएगा, कितना लिमिट रहेगा, कितना ज़्यादा से जा सकता है, कितना कम से कम जा सकता है, वो RBI तय कर देती है। उसके बाद है मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, एकदम आसान भाषा में समझो। ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है, जब भी कॉमर्शियल बैंक, जब भी क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक जो है ना मनी लैंड करते हैं किसी को भी,
तो ऑब्वियस सा बात है कोलेट्रल रखेगी, और जब कोलेट्रल रखेगी तो कुछ ना कुछ अमाउंट का होगा। अगर आप 1 लाख रुपए का, मान लो कि 1 लाख रुपए का लोन ले रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि 1 लाख रुपए का लोन लोगे तो 1 लाख का ही कोलेट्रल देना होगा। ठीक है, आपको हो सकता है कोलेट्रल जो है ना तुम्हारा ज्यादा देना पड़े। ठीक है, कोलेट्रल ज्यादा देना पड़े, और कोलेट्रल ज्यादा देना पड़ेगा। समझ लो यहाँ पे इसको छोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको छोड़ते हैं। मान लो कि लोन जो है ना, आप अगर 1 लाख का कोलेट्रल देते हो, ठीक है, 1 लाख का अगर कोलेट्रल देते हो, 1 लाख का, 1 लाख का कोलेट्रल देते हो, तो उसके बदले पे अगर आपको मिल जाता है कितना, 80K। ठीक है, 80K मिल जाता है, यानी कि 80,000 मिल जाता है, यानी कि मार्जिन कितना हो गया, 20K, 20K मार्जिन हो गया। यानी कि कोलेट्रल कितना का रखा आपने, 1 लाख का, मिला कितना लोन, 80,000 का, तो यानी कि वो मार्जिन क्या हो गया, 20%, यानी कि 20K। ये क्यों रखा जाता है, ताकि जो ना कभी भी जो कोलेट्रल आप लोगों ने रखा है उसका प्राइस क्या हो सकता है, गिर सकता है। तो गिर जाने की वजह से क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू कम हो जाएगा। मान लो कि आपने 1 लाख रुपए का सोना ही, गोल्ड ही रखा था। ठीक है, अगर गोल्ड का प्राइस गिर जाता है, अब वो गिर के मान लो कि अब हो जाता है तुम्हारा 90,000 रुपया पे, लेकिन आपने तो कितना रखा है अभी तक, आपको लोन कितना दिया गया, 80,000, फिर भी सेफ है, फिर गिर गया मान लो कि 85 तक, तो वो थोड़ा सा कुशन प्रोवाइड करवाता है। इसी को हम लोग कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो यानी कि जब मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर बढ़ जाता है तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि ये जो मैंने 20% यहाँ पे दिखाया था, अगर इसी को 30% कर दिया जाएगा, यानी कि अब अगर आप लोगों को 1 लाख का लोन लेना है तो पहले 20% देते थे मार्जिन, यानी कि 1,20,000 का कोलेट्रल रखना पड़ता था। अब अगर 30% दे दिया जाएगा तो आपको 1,30,000 का जो है ना वो कोलेट्रल रखवाना पड़ेगा। तो इससे ऑब्वियस सा बात है कोई लेना नहीं चाहेगा। तो वही बात है। और अगर मार्जिन मान लो कि घट जाता है, अगर मैंने बोला था 20%, अब मान लो कि मैं बोल देता हूँ 5%, तो 5% कोलेट्रल। अब 5% कोलेट्रल का मतलब क्या हो गया, अगर 1 लाख का लोन लेना है तो 1,05,000 का ही कोई भी तरीके का हम लोग को कुछ भी डिपॉजिट करवा देना है, एक तरीके से गोल्ड हो, सिल्वर हो, कुछ भी हो, एक तरीके से लैंड हो। तो इससे भी क्या होता है, मनी सप्लाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट का मतलब क्या, देखो डे टू डे लाइफ में ना बहुत सारा चीज़ों का जो ना डिमांड बढ़ता चला गया है एक तरीके से। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि मोटर व्हीकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गया, इस सब किसी चीज़ का प्राइस इतना रफ्तार से बढ़ रहा है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ एक तरीके से। सरकार जो है ना आपके फोन्स, टीवीज, वॉशिंग मशीन, एसीज, इनको भी कंट्रोल करता है कि आप ये सामान, ये गुड्स जो है ना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे या फिर कम इस्तेमाल करेंगे। एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो कि एक वॉशिंग मशीन है। अब जब वॉशिंग मशीन है, आजकल देखना डाउन पेमेंट दोगे ईएमआई के साथ आपको मिल जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि 1/4 आप डाउन पेमेंट देते हो और बाकी जो है टोटल प्राइस जो है आपको 15 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट पे मिल जाएगा। अगर ये मंथली इंस्टॉलमेंट जो है ना एक तरीके से क्या कर दिया जाए, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कम कर दिया जाए, 15 से मान लो कि 10 ही कर दिया जाए, और तो क्या होगा, मंथली जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। तो मंथली अमाउंट जब बढ़ जाएगा तो फिर आप नहीं दे पाओगे। तो इससे क्या बोलोगे, तुम क्या सोचोगे, आप सोचोगे कि वॉशिंग मशीन नहीं कर छोड़ो, नहीं खरीदते। तो इससे क्या हो जाएगा, जो वॉशिंग मशीन का यूज जो है ना वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी गुड्स, यानी कि कार हो गया, व्हीकल हो गया, किसी भी तरीके का आइटम्स हो गया, इसके ऊपर भी जो है ना क्रेडिट फैसिलिटीज लगा के आरबीआई जो है कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ज्यादातर जो है ये ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन वगैरह के टाइम पे जो है सरकार और या फिर आरबीआई जो है इस तरीके के पॉलिसीज वगैरह लेके आते हैं। उसके बाद कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स, आरबीआई क्या करती है, डायरेक्ट करती है कमर्शियल बैंक्स को कि किस तरीके से आरबीआई ने पॉलिसीज बनाया है, उसके हिसाब से ही कमर्शियल बैंक को पॉलिसी बनाना चाहिए, किसको लोन देना है, नहीं देना है, किसको ग्रांट देना है, कितना सिक्योर्ड लोन होना चाहिए, कितना अनसिक्योर्ड लोन होना चाहिए, किसके बेसिस पे कितना कोलेटरल रखना है। तो ये थ्रू डायरेक्टिव हो जाता है। फिर पब्लिसिटी, कई बार क्या होता है आरबीआई पब्लिसिटी भी करता है। पब्लिसिटी का मतलब वो एक तरीके से मतलब वो जागरूक करवाता है, वो बताता है कि किस तरीके से क्रेडिट एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। इससे भी तुम्हारा वो आरबीआई कंट्रोल करता है। मोरल सुसेशन, मोरल सुसेशन में क्या है, यहाँ पे देखो आरबीआई जो है ना आसान भाषा में समझो, एडवाइस करता है कॉमर्शियल बैंक को ताकि आरबीआई के सारे ही डायरेक्शंस को फॉलो किया जाए। मॉनेटरी पॉलिसीज कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसीज के हिसाब से ही कॉमर्शियल बैंक को चलना पड़ता है, क्योंकि देखो आरबीआई क्या है, बैंकर्स बैंक है और लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट है, एक तरीके से एपेक्स इंस्टीट्यूट है। तो ऑब्वियस सा बात है आरबीआई बहुत ज्यादा प्रेशर डाल सकता है कॉमर्शियल बैंक के ऊपर, क्योंकि अगर आरबीआई के बात को अगर कॉमर्शियल बैंक फॉलो नहीं करेगा तो जरूरत के टाइम पे कॉमर्शियल बैंक को उस तरीके की सहूलियत और सुविधाएं नहीं दी जाएगी। डायरेक्ट एक्शंस का मतलब क्या होता है, आरबीआई जो है ना वो एक्शंस ले सकता है क्योंकि वो सुप्रीम है, सबसे ऊपर एक तरीके से सचिन। ये सब सारे पॉइंट्स जो है ना मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में समझा रखा है, इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। लास्ट में कंक्लूजन ये निकलता है कि मॉडर्न टाइम्स में जो बैंक का क्रेडिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ क्या बन गया है, मनी। और यही मनी जो है एक तरीके से हमारी इकोनॉमी को बूम भी करवा सकता है और डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन दोनों में ले जा सकता है एक तरीके से। बहुत सारी इकोनॉमी है जैसे कि वेनेजुएला हो गया, अर्जेंटीना हो गया, यहाँ पे देखोगे जिम्बाब्वे हो गया, देखोगे मतलब महंगाई रिकॉर्ड लेवल पे जा रही है एक तरीके से, पाकिस्तान हो गया,
है ना। वहीं पे बहुत सारी कंट्री है जैसे बहुत अच्छा कर रही है, जैसे कि इंडिया, हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है आरबीआई के द्वारा वो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज की जा रही है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आप लाइक कमेंट शेयर करोगे तो इस तरीके से मैं हर एक सब्जेक्ट्स पे जो ना वो वीडियो जल्द से जल्द लेके आता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।